एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, पूरा नोट्स को। भारतीय बोल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी का है। अब देखिए दिया हुआ है ना कि भारतीय संविधान के विकास एवं संक्षिप्त इतिहास है। बोल रहा प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में हुआ था, एवं बक्सर का 1764 में हुआ था, और को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा, ठीक है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो निम्न प्रकार का है, ठीक है। अब सभी एक्ट दिया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके द्वारा क्या क्या हुआ था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इस अधिनियम मतलब 1773 का अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है नाम दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत किया गया था। आगे बोल रहा है 1773 एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे ना सर एलिजा इम्पे थी, एवं अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। आगे बोला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसके अंतर्गत ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी को एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग में संयुक्त रूप से करते थे, ठीक है। आगे बोल रहा 1773 के एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 ईस्वी में से क्या किया गया, लागू किया गया था। आगे बोल रहा है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया, तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। अब पहले गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अब दूसरा एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आया था कब, 1781 में आया था, याद रखिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में आया था। इसके तहत क्या क्या किया गया, तो बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कंपनियों को दूर करने के, जो भी रेगुलेटिंग हुआ था ना उसमें कुछ भी कमी हो गया था, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। तो बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे बोला 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट है, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इस अधिनियम मतलब 1784 का अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की क्या हुआ, शुरुआत हुआ था। तो द्वैत शासन की शुरुआत जो हुआ था 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, और जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरी संसदीय बोर्ड के द्वारा हुआ था। दूसरा बोल रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आगे बोल रहा है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ही बोल रहा है कि इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। और आगे बोल रहा इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार की सरकार गिर गई थी। आगे बोल रहा है कि 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम में क्या बोल रहा है, इस 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से लेन देन की व्यवस्था की गई थी। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से लेन देन की व्यवस्था की गई थी। आगे बोल रहा है 1813 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या है, बोल रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो है ना भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन के साथ चाय का व्यापार एक अधिकार बना रहा।
आगे बोल रहा है कि 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया था। इसका स्रोत जो है ना विपिन चंद्रपाल से लिया गया बुक से। आगे बोल रहा है कि इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में संवैधानिक स्थिति क्या हुई थी, स्पष्ट की गई थी। और आगे बोल रहा है ईसाइयों मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। आगे बोल रहा है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या बोला गया है 1833 का चार्टर अधिनियम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बना गया था भारत का गवर्नर जनरल बंगाल को। मतलब वही बोल रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे बोल रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल परिषद की एक विधि आयोग अध्यक्षता मैकाले का गठन किया गया। और आगे बोल रहा है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर उसका अनुमोदन किया गया। आगे है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का क्या किया अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारतीयों को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पे कंपनी की किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। आगे बोल रहा है इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य के लिए ही करने थे। ठीक है। आगे बोल रहा है चार्टर अधिनियम 1853। इसमें बोला क्या गया है कि चार्टर अधिनियम 1853 में के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद से आगे चलकर जो है लघु संसद का रूप क्या किया, ग्रहण किया। आगे बोल रहा है 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में बोल रहा है। 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही ना सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का जो है ना प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो क्या होगा आंसर? सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का जो प्रावधान किया गया था, क्या होगा इसका आंसर? 1853 का चार्टर अधिनियम होगा ना। 1853 का चार्टर अधिनियम होगा। नहीं दिख रहा है आंसर। आगे बोल रहा है कि इसी में 1853 का चार्टर अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के लिए 6 विशेष सदस्य को जोड़कर विस्तार किया गया और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया था। आगे बोल रहा है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या बोल रहा है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अब भारत शासन का अब तक कंपनी से हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आगे बोल रहा है 1858 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में मंत्री पद की क्या हुई, व्यवस्था किया गया था। अब 15 सदस्यों की भारत परिषद सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया गया था। आगे बोल रहा है इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है ना समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या हुआ 1858 के भारत अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। और आगे बोल रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई। और नेक्स्ट बोल रहा है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे, प्रथम वायसराय बने थे। आगे बोल रहा है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बोल रहा है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखा गया था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा रखा गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम जो है 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों को प्रावधान किया गया था। इनमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है। आगे बोल रहा है 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती है। अगला है 1873 का अधिनियम। इसमें बोला गया है 1873 के अधिनियम में कि 1873 के अधिनियम के द्वारा
उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। आगे बोला शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था। आगे बोल रहा है 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट बोल रहा है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। पहली बार कार्यकारी परिषदों के प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मतलब 1892 के अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव क्या की प्रणाली की शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था। अब आगे आइए, आगे बोल रहा है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम बोल रहा है 1909। इस अधिनियम को ना मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं 1909 को। इसमें जो है ना, इसमें विधायी परिषद व अधिक विस्तार करने के पर तथा अधिक प्रतिनिधित्व तथा प्रभावी बनाने के संबंधी उपबंध किए गए हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों के एक भारतीय व्यक्ति नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ना, वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, लेकिन जो है ना मत भी दे सकते थे। आगे बोल रहा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र जो है प्रदान किया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जानते हैं। तो वे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। आगे बोल रहा 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू संस्कृत सुधार, इसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। मतलब 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा केंद्र में दूसरात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब प्रथम राज्य परिषद के तथा दूसरे केंद्रीय विधान परिषद का जो है ना, इसी के द्वारा स्थापना हुआ था। आगे बोल रहा 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू संस्कृत सुधार के तहत बोल रहा कि राज्य परिषदों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। इसमें 24 निर्वाचित होते थे। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनार्ड कार्टियस थे। और प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो भारत सचिव के अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना ली। आयोग 1923 से 24 ईस्वी में सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में किया गया था। अब भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने एवं केंद्रीय बजट को राज्यों में बजट से अलग प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? क्या होगा? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। 1909 होगा ना। और इसी में इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया गया था। अगला 1935 का भारत शासन अधिनियम। पूरा इस अधिनियम के द्वारा 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी, परंतु प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उनकी देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो, किंतु देशी रियासतों संधि में शामिल नहीं हुई हो और प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आया हो। आगे बोल रहा है कि प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। बोल रहा है 6 प्रांतों में 2 सदन बने, जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया। ठीक है, और शेष प्रांतों में केवल विधानसभा नामक एक सदन वाला विधानमंडल बनाया गया। आगे बोला इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ में किया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा जो है ना प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था के अंत कर दिया है, प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया था? क्या होगा? कौन सा अधिनियम होगा? 1935 का अधिनियम होगा। और 135 का अधिनियम द्वारा जो है ना केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। और इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई, तो व्यवस्थापक के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। आगे बोला 1935 का अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीव्यू काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बोल रहा है 1935 ईस्वी के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला संघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। कुछ संघीय विषय क्या है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले आदि क्या है? तो संघ सूची का विषय है प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले। आरक्षित विषय थे जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। आगे बोला 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। आगे बोला बर्मा को भारत में 1937 ईस्वी में पृथक कर दिया गया एवं सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांतों का दर्जा दिया गया। आगे बोला 1935 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों द्वारा प्रतिक्रिया।
जवाहरलाल नेहरू ने इसे अप्रजातांत्रिक, अनैच्छिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी तथा इसे दास्ता का नया चार्टर गुलामी का अधिकार पत्र कहा। एवं इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस सबका मत था। ठीक है, जिन्ना ने क्या बोला था कि इसमें पूर्णतः सड़ा हुआ, जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बतलाया था। कौन? जिन्ना ने बताया था। किसको? 1935 का अधिनियम को बताया था। मदन मोहन मालवीय क्या बताए थे? इसमें बाह्य के रूप में जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला बताए थे। अम्बेडकर क्या बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भारत को पुनः स्थापित करना था। ये कौन बोले थे? अम्बेडकर साहब बोले थे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या बोल रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई 1947 को तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स 16 जुलाई 1947 को पारित एक्ट के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून 1947 को कार्य योजना के कानूनी जमा पढ़ाने का था। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1997 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को इस ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, जिसमें 20 धाराएं थी। इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्रों का गठन का प्रावधान किया गया। दोनों प्रस्तावित राष्ट्रों में संविधान सभाओं को विधानमंडल एवं संविधान निर्माण में दोहरा कार्य प्रदान किया गया था। आगे बोल रहा है, नए संविधान में पारित हो जाने तक दोनों राष्ट्रों तथा सभी प्रांतों का शासन जो है ना भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप चलाया जाना था। इस एक्ट के देशी रियासतों से ब्रितानी सम्राट की संप्रभुता और अधिराज्य को क्या कर दिया? शांत कर दिया गया। ठीक है, अब इधर आइए, कुछ इंपॉर्टेंट और है। आगे बोल रहा है कि उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। ठीक है, नोट में दिया हुआ ना कि नोट में जो है ना सिलहट असम में है, जिले से जनमत संग्रह पाकिस्तान के मत जो है ना मत दिया था। ठीक है, आगे बोल रहा है देशी रियासतों और उनके शासकों के संबंध में हिज ऑफ मैजेस्टी द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य, सभी संधियां और समझौते 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? व्यवगत हो जाने थे। अब भाई बड़ी समितियां उनके अध्यक्ष है, कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो संघ शक्ति समिति संघ का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय का पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान का सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति का बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आगे बोल रहा है कि 5वां जो है ना मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा मौलिक अधिकार। ठीक है, बोला मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत के लिए जो है ना क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, इस समिति की 2 उप समितियां भी थी। इस समिति के ना 2 उप समितियां भी थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? SC मुखर्जी थे। और नेक्स्ट 6वां रहेगा, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, राज्यों के लिए समिति बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, आगे बोल रहा है कि प्रारूप समिति के बारे में बोल रहा है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे एवं इसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। ठीक, कौन कौन थे? 6। तो बोल रहा है कि KM मुंशी बम्बई से निर्वाचित हुए थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम N माधव राव BA मीर स्थान से निर्वाचित हुए थे, और लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित हुए थे जो निर्दलीय थे, और N गोपाल स्वामी अयंगर ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे, और DP खेतान जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT जो है ना कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। आगे बोल रहा है कि अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, और तथा विभाजन के बाद जो है ना उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? बम्बई से हुआ था। तो अम्बेडकर साहब का जो पहले निर्वाचन बंगाल से, दूसरी बार कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था, मतलब विभाजन के बाद। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बैठक ने 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान का क्या किया? मांग किया था।
आगे बोल रहा है, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है ना कि छोटी समितियां उनके अध्यक्ष दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी समितियां हैं उनके अध्यक्ष। बताइए आपकी संविधान सभा में कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, बताइए। संविधान सभा के कार्यों में संबंधित समिति का बोलेगा जीबी मावलंकर है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति का डॉक्टर के मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, सदन समिति का पटाभी सीतारमैया। राष्ट्र ध्वज संबंधित तथा समिति का बोलेगा तो कौन है, राष्ट्र ध्वज संबंधित तथा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब प्रत्यायक क्रेसिडेंशियल समिति का तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अभी तो हम कर्मचारी स्टाफ समिति का बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के कार्यों तथा संबंधित समिति का जीवी मावलंकर, कार्य संचालन समिति का डॉक्टर के मुंशी, सदन समिति का पटाभी सीतारमैया, राष्ट्र ध्वज समिति का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रत्यायक प्रेसिडेंशियल समिति का अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अभी तो हम कर्मचारी स्टाफ का बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे है बताइए कि मुक्त आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति क्या होगा, पटाभी सीतारमैया। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथा समिति क्या होगा, एस भट्टाचार्य, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। अब संविधान सभा में महिला सदस्य कौन कौन थी, तो 15 को सदस्य महिला थी। ठीक है, 15 कौन कौन थी, तो पहला था आमू स्वामीनाथन, दूसरा था एनी मैस्क्रीन, तीसरा था बेगम एजाज रसूल, चौथा था दक्षियानी बेलाद्यून, पांचवा था जी दुर्गाबाई, छठा था हंसा मेहता, छठवां था कमला चौधरी, आठवां था लीला रे, और नौवां था मालती चौधरी, 10वां था पूर्णिमा बनर्जी, 11वां था रेणुका राय, 12वां था सरोजिनी नायडू, 13वां था राजकुमारी अनिता कौर, 14वां था सुजाता कृपलानी, और 15वां था विजयलक्ष्मी पंडित था। आगे बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में 2 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था। और इसे मंत्री दिया हुआ, कौन सा मंत्री को ना, कौन सा विभाग दिया गया था, मतलब 2 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मंत्री में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और विदेशी मामले में राष्ट्रमंत्री थे। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो था ना कार्यकारी परिषद व उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह के पास क्या था, रक्षा मंत्री थे। और जॉन मथाई के पास क्या था, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति, सही है। सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा था, शिक्षा एवं कला। सी एच भाभा के पास कार्य, खान एवं ऊर्जा। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। आसाफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम के पास श्रम था। आगे बोल रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य बोलेगा 26 अक्टूबर 1949 में कौन कौन थे, तो इसमें बोल रहा है ना कि मुस्लिम में बोल रहा है लियाकत अली खान क्या थे, इनके पास कौन से विभाग थे, लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था, वित्त विभाग। IR चुंदरीगर के पास क्या था, वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब नस्तर के पास क्या कौन सा विभाग था, संचार था। जोगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि विभाग था। गजफनर गजांतर अली के पास स्वास्थ्य विभाग था, स्वास्थ्य मंत्री। हाँ ठीक है, अगला स्वतंत्र क्या बोले, अब है स्वतंत्र भारत में पहला मंत्रिमंडल कौन था, जब भारत आजाद हुआ ना उसके बाद बोल रहा है 1947 में कौन कौन विभाग, मतलब कौन कौन व्यक्ति के पास कौन कौन मंत्रालय था। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल हाँ गृह सूचना तथा प्रसारण राज्यों के मामले था। और राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि। और जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम जग में आया तो श्रम करना पड़ेगा। बलदेव सिंह के पास जिसके पास क्या रहेगा, बल रहेगा तभी रक्षा कर पाएगा, रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अनिता कौर क्या होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा क्या होगा, वाणिज्य मंत्रालय। चलिए आगे इधर आइए, थोड़ा सा और दिया हुआ इधर गया कि रफ़ी अहमद किदवई के पास कौन से विभाग था, रफ़ी अहमद किदवई संचार था। RK शंमुखम सेठी के पास कौन सा विभाग था, वित्त मंत्री था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा विभाग था, उद्योग एवं आपूर्ति। नहर एवं विष्णु गौड़गिल बोलेगा तो
हाँ, नहर विष्णु बोलेगा, कारखाने एवं खान ऊर्जा बोलेगा। ठीक है, विश्व के प्रमुख देशों के संविधान से लिया गया आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? संसदीय प्रणाली बताइए कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? विधि का शासन ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया? द्विसदनवाद ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। विधि के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब वित्तीय पद अमेरिका से लिया गया है। अब निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। बताया कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। बताया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ से लिया गया है? हाँ, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति जर्मनी से लिया गया। बताइएगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? राज्यपाल का पद कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? केंद्र के पास होगा। हाँ, देखिए क्या से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अब बताइएगा संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। बताइएगा कि गणतंत्रात्मक मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य तो रूस से, जिसको पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? हाँ, गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता बोलेगा फ्रांस से लिया गया। समता बंधुत्व के आदर्श संबंधी सूची प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, एक मिनट, हम गलत पढ़ दिए ना, एक मिनट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगर गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना बोलेगा में स्वतंत्रता बोलेगा तो फ्रांस से लिया गया है। और समता बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है। लेकिन समर्थित सूची कहाँ से लिया गया? तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समर्थित सूची। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। जापान से। विधि द्वारा स्थापित जापान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। रहेगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोले जापान से। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोले दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन बोले दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रहेगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संघात्मक व्यवस्था 1935 का भारत संविधान अधिनियम से लिया गया। हाँ, और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? 1935 का भारत 1935 का आपात 1935 से नहीं लिया गया आपात उपबंध। राज्यपाल का कार्य कहाँ से लिया गया? राज्यपाल का कार्य 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और लोक सेवा आयोग का शासन अधिनियम कब से लिया गया है? 1935 तक। नेक्स्ट है, अब है नया संवैधानिक पदों का स्वामित्व प्रमुख भारतीय अधिकारियों का वेतनमान है। बताइएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख होता है ना, 4 लाख। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। और राज्यपाल का कितना होता है? राज्यपाल का 3.5 लाख रुपये है। 3.5 लाख। तो राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष का 5 लाख, 4 लाख। और राज्यपाल का बोलेगा तो 3.5 लाख, 3.5 लाख। बताया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2.5 लाख। 2,25,000 है।
सॉरी नहीं सॉरी, एक मिनट गलत पढ़ दिए ना। उच्चतम उच्चतम उपराज्यपाल कितना मिलता है? उपराज्यपाल को 2,25,000। उपराज्यपाल का बोलेगा 2,25,000, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बोलेगा तो 2,80,000, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को बोलेगा तो 2,50,000। अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो क्या होगा? 2,25,000 से 2,50,000 ना, सॉरी 2,50,000। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का बोलेगा तो CAG का कितना होगा? 2,25,000। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश CAG का बोलेगा तो 2,25,000। ठीक है, बताइए केंद्रीय सत्ता आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपया, सॉरी 2.5 लाख रुपया, 2,50,000। और संघ लोक सेवा आयोग का कितना मिलता है? 2 लाख नहीं, कितना मिलता है? संघ लोक सेवा आयोग का मिलता है 2,50,000 नहीं मिलता है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। उतना ही मिलता है। अच्छा, उतना ही मिलता है। अब बताइए कि अपना महत्वपूर्ण पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। बताइएगा कि राष्ट्रपति का आयु सीमा कितनी वर्ष है? राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 35 वर्ष। राष्ट्रपति का 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष, राज्यपाल का 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य का 30 वर्ष, 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष, 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य का 30 वर्ष, 30 वर्ष, और विधान परिषद का आएगा 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा सदस्य आएगा तो 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष, तो राष्ट्रपति का 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष, राज्यपाल का 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य का 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष, और विधान परिषद का बोलेगा तो 30 वर्ष, विधान परिषद का बोले 30 वर्ष, विधानसभा का बोलेगा तो 25 वर्ष होता है। ठीक है, अब इधर आइए। अब भाई कौन शपथ दिला, कौन त्यागपत्र देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति किसको शपथ, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ देते हैं, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। बताइएगा उपराष्ट्रपति किसको देता है, किसको सौंपता है? मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति देता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति का शपथ जो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और राज्यपाल बोलेगा तो राज्यपाल शपथ राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को राज्यपाल जो है ना, इसका शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और शपथ त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति को देंगे। और मुख्य न्यायाधीश को बोलेगा तो मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। हाँ, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, समान सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र पता नहीं। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, समान सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। समान सदस्य जैसे हम लोग शपथ लेते हैं ना, वैसे ही करता है जो सदस्य लोग रहता है। लेकिन अगर त्यागपत्र देना रहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, ई देगा अध्यक्ष को, ई देगा उपाध्यक्ष को। अब है लोकसभा में स्थानों का आवंटन है। कौन कौन सीट, मतलब लोकसभा में कितना सीट है? बताइए उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा राज्यसभा है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोकसभा 80 है, राज्यसभा का 31 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 80 है लोकसभा, 31 है राज्यसभा। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में लोकसभा है 48 और लोकसभा 19। महाराष्ट्र में जो है ना, लोकसभा का 48, राज्यसभा का 19। पश्चिम बंगाल में बोले तो पश्चिम बंगाल लोकसभा 42, राज्यसभा 16। पश्चिम बंगाल लोकसभा 42 है, राज्यसभा 16। आंध्र प्रदेश में बोले तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा 11 राज्यसभा। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा 11 राज्यसभा, सही है। बिहार में 40 लोकसभा 16। बिहार में 40 लोकसभा, राज्यसभा 16। और तमिलनाडु में 40 लोकसभा राज्यसभा। तमिलनाडु में बोलेगा ना तो 39 लोकसभा 18 राज्यसभा। और कर्नाटक मध्य प्रदेश में बोलेगा तो मध्य प्रदेश 29 लोकसभा 11 राज्यसभा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा 11 राज्यसभा। कर्नाटक में 28 लोकसभा 12 राज्यसभा। कर्नाटक में 28 लोकसभा 12 राज्यसभा। गुजरात में 25 लोकसभा 11 राज्यसभा। गुजरात में 26 लोकसभा 11 राज्यसभा। और राजस्थान में 25 लोकसभा 10 राज्यसभा। और उड़ीसा में बोलेगा तो 21 लोकसभा 10 राज्यसभा। 21 जो है ना लोकसभा और 10 राज्यसभा। उड़ीसा में जो है 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। और केरल में बोलेगा तो 30 और 9। हाँ, केरल में 20 और 9। बोलेगा कि झारखंड में कितना है? 14 लोकसभा 6 राज्यसभा। हाँ, झारखंड में 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। असम में बोले तो
इसमें भी उतना ही है लोकसभा में। कितना है? 14 और 7 राज्यसभा। पंजाब में 13 लोकसभा और 7 अन्य राज्यसभा। अच्छा, छत्तीसगढ़ बोलेगा तो छत्तीसगढ़ बताइए। लोकसभा 5 राज्यसभा। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है ना लोकसभा का 11 है और राज्यसभा का 5 है। और हरियाणा का बोलेगा तो हरियाणा में 10 है, लोकसभा राज्यसभा 5 है। तेलंगाना में लोकसभा 17 है और 7 जो है राज्यसभा है। मेघालय बोलेगा तो 2 लोकसभा है और 7 जो है एक क्या है तो राज्यसभा है। ठीक है, मेघालय में। आगे आइए। उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में लोकसभा राज्यसभा, उत्तराखंड में 5 है, राज्यसभा 3 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है लोकसभा और 3 है राज्यसभा। अरुणाचल प्रदेश 2 लोकसभा है, 1 राज्यसभा है। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा है। मणिपुर लोकसभा का 2 है, राज्यसभा का 1 है। और त्रिपुरा का भी 2 और 1 है। त्रिपुरा का 2 लोकसभा है, राज्यसभा 1 है। गोवा का लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। मिजोरम का लोकसभा 1 राज्यसभा 1। मिजोरम का लोकसभा 1 है, राज्यसभा 1 है। और नागालैंड का 1 है। एक लोकसभा 1 राज्यसभा। हाँ, नागालैंड का लोकसभा 1, राज्यसभा 1। सिक्किम का लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 है। अब है यूटी राज्य क्षेत्र। बताइएगा दिल्ली में कितना लोकसभा राज्यसभा है? दिल्ली में 7 लोकसभा है। दिल्ली में 7 लोकसभा 3 राज्यसभा। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा 0 राज्यसभा। और छोटा नागपुर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 1 लोकसभा और 0 राज्यसभा। और पुडुचेरी में कितना है? पुडुचेरी में 1 लोकसभा है और हाँ, पुडुचेरी में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा है। और दादरा नगर हवेली में बोले तो 2 लोकसभा है, राज्यसभा 1 भी सीट नहीं है। और लक्षद्वीप में बोलेगा तो लक्षद्वीप में जो है ना 1 लोकसभा और 0 राज्यसभा है। जम्मू कश्मीर में 5 राज्यसभा है और 5 लोकसभा है, 4 राज्यसभा है। हाँ, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा 4 राज्यसभा। लेह लद्दाख में 1 लोकसभा 0 राज्यसभा। सही है। आगे दिया है कि राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। बताइए आंध्र प्रदेश में विधानसभा कितना है? विधान परिषद कितना है? बताइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 175 है और विधान परिषद में कितना? 58 है। बताइएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में जो है विधानसभा का जो है 360 है और विधान परिषद का 1 भी सीट नहीं है। 6 को है राज्य में, है ना विधान परिषद। 6 की 5 है। 5 है। और असम में कितना? बताइए असम में विधान परिषद का। असम में 126 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? अब बिहार में 243। अब यहाँ विधान परिषद कितना है? बिहार में 25 है। ठीक है। और गोवा में कितना विधान परिषद? गोवा में 40 है। और गुजरात में 182। और अगर हरियाणा में बोलेगा तो 90। और हिमाचल प्रदेश में बोलेगा तो 68। झारखंड में 81। तेलंगाना में 119। कर्नाटक बोलेगा तो 224। और केरल में बोले तो 140 केरल में। और महाराष्ट्र में 288। और कर्नाटक में बोलेगा तो विधान परिषद जो है 40 है विधान परिषद कर्नाटक में। और केरल में कितना विधान परिषद? तो सॉरी तेलंगाना में 40 है विधान परिषद। ठीक है। और कर्नाटक और बिहार में ना विधान परिषद सेम है, 75 ही है। तेलंगाना में विधान परिषद कितना है? 40 है। विधान परिषद बोलेगा 19। और कर्नाटक में विधान सभा बोलेगा तो 224। और विधान परिषद बोलेगा तो कितना? 75 है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में राज्यसभा बोलेगा तो विधान परिषद बोलेगा तो 78। महाराष्ट्र में विधानसभा 288, विधान परिषद 78। मणिपुर में बोले तो मणिपुर 60 है। MMT मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ये 60 है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हल्ला हो रहा है। देखिएगा ना कि मतलब इसमें जो है ना मध्य प्रदेश में बोलेगा तो कितना? 230 है विधानसभा। और महाराष्ट्र में विधानसभा बोलेगा 288, लेकिन विधान परिषद को बोले तो 1 भी सीट यहाँ विधान परिषद कितना है महाराष्ट्र में? तो 78 है। 78 महाराष्ट्र में। मणिपुर मेघालय मिजोरम में कितना है? तो 60 है विधानसभा।
नागालैंड में भी कितना है, 60 है ही है, नागालैंड में भी 60। उड़ीसा में कितना है, उड़ीसा में बोलेगा तो विधानसभा, एक मिजोरम में नहीं है, मिजोरम में 40 है। सॉरी मिजोरम में, सॉरी, एक मिनट गलती हो गया। देखिए फिर से, महाराष्ट्र में विधानसभा बोलेगा 288, और विधान परिषद बोलेगा 78, और मणिपुर में कितना है, 60 है, और मेघालय में कितना है, तो 60 है। मिजोरम में कितना है, मिजोरम में कितना, 40 है, मिजोरम में 40 है, और नागालैंड में बोलेगा तो 60 है। उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, यूपी में कितना है, 403 है, और विधान परिषद यहाँ बोलेगा तो 100 सीट है विधान परिषद, ठीक है। और उत्तराखंड में कितना है, 70, पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो 294। अब विधान परिषद 5 ही स्टेट में है, ठीक है। देखिए मैं 5 की 4 5 6 में है, 6 स्टेट में, ठीक है। कौन कौन स्टेट में है, देखिए पहले तो है बिहार में है 75 है, और एक और राज्य में है कर्नाटक, तेलंगाना में 40 है, कर्नाटक 75 है, 3 हुआ ना। चौथा राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र में 78 है, और पाँचवा कौन है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 100 है। और एक और राज्य था ना, एक और राज्य कौन था जिसमें विधान परिषद था, आंध्र प्रदेश में कितना था, आंध्र प्रदेश में 58 था। ये 5 तू भी मजे करी, एक ट्रिक था, याद रखिए, सभी याद हो जाएगा। अगला है बताइएगा कि अनुच्छेद 371 में क्या है, कुछ राज्यों के विशेष उपबंध संविधान के भाग 21 में दिया गया। बताइएगा कि कुछ राज्यों के विशेष उपबंध किस भाग में है, भाग 21 में। बताइएगा कि 371 अनुच्छेद 371 में क्या है, 371 अनुच्छेद में 371 में क्या है ना, तो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ए में क्या है, बताइए, ए में 371 के ए में क्या है ना, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के बी में क्या है, असम राज्य के संबंध विशेष उपबंध है, हाँ। 371 में बोला महाराष्ट्र गुजरात, 371 के ए में नागालैंड, और 371 के बी में असम, याद रखिएगा, असम सिर्फ याद रखिएगा। 371 के सी में क्या होगा, मणिपुर, ठीक है। तो 371 रहेगा तो महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए रहेगा तो नागालैंड, 371 बी रहेगा तो बी से दो है ना, बी तो असम, और सी रहेगा तो मणिपुर, और 371 डी रहेगा तो क्या होगा, 371 डी रहेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ विशेष उपबंध, हाँ, डी तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और 371 का ई रहेगा तो आंध्र प्रदेश सिर्फ रहेगा, आंध्र प्रदेश, हाँ, विश्व केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 का एफ रहेगा तो सिक्किम राज्य के संबंध विशेष उपबंध, और 371 का जी में बोलेगा तो जी से मिजोरम, हाँ, जी तो मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के एच बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध विशेष उपबंध, और 371 के एच आई बोलेगा तो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 371 का जे बोलेगा तो कर्नाटक राज्य के संबंध विशेष उपबंध। हाँ, तो ये था ना पूरा पॉलिटी था। अब आगे जो है ना नेक्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट हो गया, यहाँ से साइंस का, ये है ना कल से पढ़ेंगे हम लोग साइंस। आज जानबूझ के पॉलिटी पूरा रिवीजन कर लिए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा ना, 371 में याद रखिए, 371 में क्या होगा, 371 में जो होगा ना, 371 महाराष्ट्र गुजरात होगा, और 371 का ए में क्या होगा, तो ये होगा नागालैंड राज्य का नागालैंड, और 371 का बी में बोलेगा तो असम, 371 का सी बोलेगा तो मणिपुर, और 371 का डी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, और 371 का ई बोलेगा तो आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 का एफ बोलेगा तो सिक्किम राज्य के विशेष, हाँ, सिक्किम के विशेष उपबंध, और 371 का जी बोलेगा तो जी में क्या है, रम PGAG, रम मिजोरम, ठीक है। और 371 का एच बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और 371 के आई बोलेगा तो गोवा, और 371 का जे बोलेगा तो कर्नाटक राज्य। हाँ, अब ना हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा इसी से जो पढ़े हैं पूछेंगे। बताइए कि कर्नाटक में विधानसभा कितना है, कर्नाटक विधानसभा का सीट कर्नाटक में कितना है, बताइए, कर्नाटक विधानसभा सीट, कर्नाटक में विधानसभा सीट कितना, 75। कर्नाटक विधानसभा पूछे हैं ना, कर्नाटक में 119, 224 है कर्नाटक में ना, 224। और कर्नाटक में विधान परिषद बोलेगा तो कितना है, 75 है, याद रखिए, 75 कर्नाटक विधान परिषद। बताइएगा राजस्थान में विधानसभा सीट कितना है, राजस्थान में बोलेगा तो 200 है, हाँ, राजस्थान में 200 है, ठीक है। अब बताइएगा कि झारखंड में कितना विधानसभा सीट है, झारखंड में 81 है, ठीक है। बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। बताइएगा कि असम में कितना है विधानसभा सीट, असम में 126 है। बताइएगा कि
बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है? बिहार में विधान परिषद की सीट 75। 75 है। झारखंड में कितना विधानसभा सीट? झारखंड में बताए तो 81। तो 81। हाँ ठीक है। हरियाणा में कितना विधानसभा सीट? हरियाणा में हरियाणा में 90। गुजरात में कितना? 182 मीटर की ऊंचाई है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी की ऊंचाई पे याद रखिएगा 182। छत्तीसगढ़ में कितना विधानसभा सीट? छत्तीसगढ़ में 90। महाराष्ट्र में विधान परिषद कितना है? महाराष्ट्र में विधान परिषद बताइए। 78। और नागालैंड में विधानसभा कितना है? नागालैंड में विधानसभा 60 है। उड़ीसा में विधानसभा कितना है? उड़ीसा में विधानसभा 147। महाराष्ट्र में कितना विधानसभा? 288। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है। बताइए केरल में विधानसभा सीट कितना है? केरल में विधानसभा सीट 140 है। बताइएगा पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? 294। बताइएगा 371 के जी में क्या किसका वर्णन है? 371 के जी में मिजोरम राज्य के संबंध में विस्तृत। हाँ 371 के जी में जो मिजोरम राज्य के संबंध विशेष बंद है। बताइए 371 में क्या है? 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों का महाराष्ट्र और राज्य के गुजरातों का संबंध विशेष उपबंध। 371 के जी में क्या है? 371 के जी में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ और 371 के ई में क्या है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। हाँ 371 के ई में क्या है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना विधानसभा सीट है? उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट सबसे ज्यादा 403। 403। विधान परिषद बोलेगा तो 100। तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितना है? तमिलनाडु में 234। त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितना है? त्रिपुरा में त्रिपुरा में 60 है। और सिक्किम में कितना है? सिक्किम विधानसभा सीट सिक्किम में 32। मिजोरम में कितना है विधानसभा सीट? मिजोरम में हो गया आपका 40। मणिपुर में कितना है? 60। मणिपुर में 60। यार देखिए मणिपुर, मेघालय और ना त्रिपुरा, ये सब में ना 60 है। और नागालैंड में 60 है। हाँ तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में क्या है? तो 60 है। तो तेलंगाना में कितना विधानसभा सीट? तेलंगाना में 119। बताइएगा कि आंध्र प्रदेश में कितना विधानसभा सीट? आंध्र प्रदेश में 175 है। आंध्र प्रदेश में 175 है। और विधान परिषद का बोलेगा यहाँ पे कितना? आंध्र प्रदेश में कितना विधान परिषद? 58। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा? उत्तर प्रदेश में 403 लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है। बताइए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा 11 है। हाँ मध्य प्रदेश में जो है ना लोकसभा का बोले 29 है, राज्यसभा 11 है। बताइए असम में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है? बताइए असम में लोकसभा राज्यसभा असम में जो है ना लोकसभा कितना है? तो 14 है और 7 राज्यसभा। बताइए कि पंजाब में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है पंजाब में? ये भी 7 है। पंजाब में जो है ना लोकसभा 13 है और राज्यसभा 7 है। बताइए छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना? छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 है, राज्यसभा 5 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 है, राज्यसभा 5 है। हरियाणा में कितना है लोकसभा राज्यसभा? लोकसभा 10 है और राज्यसभा 5 है। हरियाणा में लोकसभा 10 है, राज्यसभा 5 है। तेलंगाना में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है? बताइए तेलंगाना में। लोकसभा 7 राज्यसभा है। तेलंगाना में जो है ना लोकसभा 17 है, ठीक है, और राज्यसभा 7 है। अगर इस दोनों को गुना कीजिएगा ना तो विधानसभा का निकल जाएगा। 17 गुना 7 तो 119 हो जाएगा। ठीक है ना, उतना विधानसभा का सीट है तेलंगाना में। बताइए मेघालय में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है? बताइए मेघालय में। लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। मेघालय में लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। झारखंड में कितना है? झारखंड में 14 है, 6 है। झारखंड में 14 है, 6 है। झारखंड में लोकसभा 14 है और राज्यसभा 6 है। बताए थे ना ट्रिक, झाड़ के चलती तो नहीं असम 14 बार झाड़ के चलती हैं तो असम लगती है, तो असम असम, झाड़ से झारखंड। ठीक है ना, 14 बार। झारखंड का लोकसभा 14 है, असम का लोकसभा कितना है? तो 14 है। बताइएगा कि राजस्थान में लोकसभा कितना है और राज्यसभा कितना है? बताइए राजस्थान में 25 लोकसभा है, 10 राज्यसभा। कितना पूछेगा? कौन से लोकसभा? हाँ राजस्थान में जो है ना 25 लोकसभा है, 10 राज्यसभा है। ठीक है। बताइए कर्नाटक में लोकसभा कितना है? राज्यसभा कितना है कर्नाटक में?
कर्नाटक में लोकसभा 28 है, राज्यसभा 12 है। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होता है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु सीमा जो होता है ना 35 वर्ष होता है। बताइए कि राज्यपाल का न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होता है। बताइए कि राज्यसभा का सदस्य कितना सीट है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? 30 वर्ष। अब विधान परिषद के लिए बताइए 30 वर्ष। अब विधानसभा के लिए 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? याद हो जाएगा पूरा, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। देखिए, विधानसभा का बोलेगा और लोकसभा का बोलेगा तो 25 वर्ष होगा, ठीक है ना। अगर राज्यसभा का सदस्य बोलेगा और विधान परिषद के सदस्य बोलेगा तो 30 वर्ष होगा, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का बोलेगा तो 35 वर्ष होगा। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रपति किसको सब त्याग पद देते हैं? राष्ट्रपति त्याग पद बोलेगा तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। बताइए लोकसभा के अध्यक्ष किसको त्याग पद देता है? लोकसभा अध्यक्ष त्याग पद किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। बताइए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। बताइए कि उत्तराखंड में विधानसभा लोकसभा कितना है, राज्यसभा कितना उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जो है लोकसभा 5 है, राज्यसभा कितना है? तो 3 है। ठीक है, बहुत दिक्कत है। बताइएगा कि उपराज्यपाल का वेतन कितना होता है? उपराज्यपाल का वेतन कितना मिलता है? 2,25,000 मिलता है। ठीक है, 2,25,000 उपराज्यपाल का वेतन। बताइए कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोलेगा ना तो 2,80,000 होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश बोलेगा तो 2,50,000 हो जाएगा। और जो 2,50,000 मिलता है ना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000, ऐसे याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को बोलेगा तो कितना मिलता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। नहीं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को बोलेगा 2,25,000, जिसको जितना CAG को मिलता है। ठीक है ना, 2,25,000। अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बात करेगा तो 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब UPSC संघ लोकसभा आयोग का अध्यक्ष को कितना मिलता है वेतन? 2,25,000। हाँ, बताइए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख रुपया है ना। अब बताइएगा उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो 4 लाख। उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो 4 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना है? राज्यपाल का बोलेगा तो 3.5 लाख। बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था, राजेंद्र प्रसाद के पास। बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में 1947 में बताया कि रक्षा विभाग किसके पास था? रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। बताइए कि उस समय जो 1947 के मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा कि 1947 के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था? श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था। बताइएगा कि वित्त विभाग किसके पास था 1947 के कैबिनेट मंत्रालय में? वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास था। ठीक है, बताइएगा कि मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए क्या होगा? समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो मुख्य आयुक्तों एवं प्रांतों के लिए समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो पटाभी सीतारामैया थे। ठीक है, बताइएगा वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो छोटी समितियां थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति को बोलेगा तो जी मावलंकर। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो पटाभी सीतारामैया। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक रेसिडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजीव स्वामी अय्यर। और वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति का बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बोलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों का थे, संघ शक्ति का भी या संघीय संविधान समिति का भी। रहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बताइएगा कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स 16 जुलाई 1947 को पारित जो है ना कि मतलब का उद्देश्य लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 के कार्य योजना के कानूनी जामा पहनाने का था। किस अधिनियम का था ये? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। ठीक है, चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा पॉलिटिक्स खत्म, कल से हम लोग साइंस पढ़ेंगे।